नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में आज हम देखेंगे। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लेखपाल की या हेड ऑपरेटर की या रेडियो ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश में जो 26,000 27,000 कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उसमें से किसी भी सेवा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से बेझिझक होकर के पढ़ सकते हैं। सारे कंटेंट उसी को ध्यान में रख करके तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपका अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर इन सारी परीक्षाओं में बनता है तो वो आपसे ना छूटे। और देखिए, राज्य व्यवस्था का भाग 3 मौलिक अधिकार जो है, ये राज्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, और अब हम एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार जो हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि मौलिक अधिकार जो हैं ये कहाँ से लिए गए। देखिए, जब हम संविधान के स्रोत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक चीज़ को हम समझेंगे। जैसे कि इमरजेंसी जर्मनी से हमने लिया था। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है हमारे यूएस से है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रसिया से हमने लिया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन आज मैं बस आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था। तो ये है यूएसए, यूएसए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, यहाँ से इसको लिया गया था। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बन जाता है भाग 3 में क्या है और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए, भाग 3 के अंदर हम आर्टिकल 12 से 35 तक हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, 12 से 35 तक हम बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो 14 से लेकर के 35 तक हम जाएंगे। ठीक है, सॉरी, 14 से 35 तक नहीं, हम जाएंगे, एक मिनट इसको सही कर दूँ, 14 से 32 तक हम जाएंगे। ठीक है, 14 से 32 तक हम बात करेंगे। तो शुरू के ये दो आर्टिकल 12 और 13, इनका क्या मतलब है, और 33, 34 और 35, इनका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए, है तो ये भी भाग 3 में ही मूल अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो असली जो बात शुरू होगी ना, वो 14 से लेकर के 32 के बीच में ही हम रह जाएंगे। ठीक है, और यही जो आर्टिकल हैं, एक मिनट थोड़ा सा लाइट में बढ़ा दूँ। तो देखिए, ये 14 से 32 जो है ना, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे हम 12 और 13 को भी देखेंगे, 33, 34, 35 को भी हम देखेंगे, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसको अगले पेज पे बता देता हूँ कि 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16 ऐसे चलते जाइए आप, 16। ठीक है, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आप 29 पे आ गए, फिर 30, 31, 32, 33, 34 और 35। ठीक है, तो देखिए, अगर आप भाग 3 की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको ये सारे आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात मूल अधिकार की करेंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट की बात करेंगे आप, तो फंडामेंटल राइट के लिए 14 से आप शुरू करेंगे और आप 32 तक जाएंगे। ठीक है, यही अंतर है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो है ये भाग 3 है, भाग 3। लेकिन अगर आप मूल अधिकारों की बात करेंगे तो सिर्फ 14 से 32 तक ही आप जाएंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देखिए, वैसे भी फंडामेंटल राइट जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा एक क्लास में ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका भाग 2 भी लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
तो भारत का अधिकार पत्र यानी कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, हमेशा यह प्रश्न बनता है, ठीक है, कि भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है ये मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम वर्तमान में जो संविधान में नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार जो दिया गया है उनको हम एक एक करके समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट नेक्स्ट पे ले लेते हैं, सही रहेगा। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये, इनको हम एक एक करके देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहला क्या है, समानता का अधिकार। देखिए ये बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर ऐसे तो फिर मुझे पूरे क्लास में बोलना पड़ जाएगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि पार्ट 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप हर एक चीज़ को नोट करते चलिए। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ये आएगा 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24, ध्यान रखिएगा। अभी हम पूरा एकदम डिटेल में इनको देखेंगे, हम ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से आपको बता दिया जा रहा है फिर मतलब क्या है, लेकिन अभी मैं सब चीज़ों को पूरा खोल करके एकदम बताऊँगा, ठीक है। चौथा देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ठीक है, 28 तक आएगा इसमें, 28 तक। पांचवा देखते हैं, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें हमारा सिर्फ 2 आर्टिकल है, 29 और 30, ठीक है। अच्छा, आखिरी कौन सा है, छठवां क्या है, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, ठीक है, और ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब चलिए, अब एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 तक, 14 से 18 तक हम देख लेते हैं, ठीक है, 14 से 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है,
ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, तो वो कानून के सामने एकदम बराबर रहेगा। उसके साथ आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ब्रिटिश मूल का है, ठीक है, और वो आकर के भारत में अगर रह रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि उसके साथ आप कुछ अनर्गल कर देंगे, ठीक है। वो भी आपके कानून के सामने बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करना चाहता हूँ, आपको नोट करके बताना चाहता हूँ कि देखिए, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता, समता, ये जो है ना, ये विचारधारा जो है ना, ये ब्रिटिश का है, ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों परीक्षा में पूछा जा चुका है। विधियों का समान संरक्षण, ये जो है ना, ये यूएसए यानी कि अमेरिका का, ये मतलब अमेरिका से लिया गया है ये, ठीक है। तो देखिएगा, कोई प्रश्न बन जाता है कि विधि के समक्ष समता जो है, ये विचार कहाँ से लिया गया है कि विधि के समक्ष समता, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया बताओ, तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यानी कि विधि के सामने सभी लोग एक बराबर होंगे, कोई भी ना बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको एकदम समान ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, देखिए कितना हो गया इसमें, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि इन पांचों के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव आप नहीं करेंगे, भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इसके किसी भी आधार पर आप भेदभाव आप नहीं करेंगे, ठीक है। राज्य आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है, यही चीज़ है इसमें। आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म निकाला, जैसे मान लीजिए कि यूपी कांस्टेबल का फॉर्म आ गया, ठीक है। यूपी कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है, मान लीजिए कि 27,000 फॉर्म आ गया, ठीक है। 27,000 फॉर्म आ गया। अच्छा, अब क्या होगा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की जातियां हैं, ठीक है। कुछ अपर हैं, कुछ लोअर हैं, कुछ मिडिल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स ग्रुप है कोई, और यहाँ पर कोई वाई ग्रुप है, ठीक है। वाई ग्रुप मान लीजिए कोई है, ठीक है, और इधर कोई जेड ग्रुप है। ये सभी आदमी हैं, ठीक ना। अच्छा,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी पद अगर निकलता है, ठीक है, तो जितना मौका एक्स ग्रुप के लोगों को मिलेगा उतना ही मौका वाई ग्रुप के लोगों को और उतना ही मौका जेड ग्रुप के लोगों को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंटेड चीज़ है तो, गवर्नमेंटेड अगर वैकेंसी है तो, अगर गवर्नमेंटेड अवसर है तो, ठीक है। अगर प्राइवेट है तो खैर वो तो अपना अपना नियम बनाएंगे वो लोग। लेकिन अगर अगर सरकारी चीज़ अगर है, सरकारी लोक नियोजन है, ठीक है, तो आपको हर प्रकार से समान ही समझा जाएगा। यानी कि अवसर का आपको सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अवसर की समता होगी उसमें, यही चीज़ है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 17, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बना लीजिए, ठीक है। ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या है इसका मतलब? अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको पता ही होगा कि भारत में कई प्रकार की जातियां पहले रहती थीं, ठीक है। तो उन लोगों के साथ ये लोग मतलब बहुत ख़राब व्यवहार किया करते थे। जो भी हाई कास्टेज जो हिंदू थे वो लोग काफ़ी ख़राब व्यवहार करते थे, ठीक है। तो फिर जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया और ये कहा गया कि अगर आप लोग किसी के साथ छुआछूत रखेंगे तो आप लोगों को दंड दिया जाएगा और कानून के अनुसार ये एक दंडनीय अपराध होगा, ठीक है, अगर आप किसी के साथ छुआछूत अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो आर्टिकल 17 डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल 17 में क्या चीज़ है, तो आप बताइएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ठीक है, यानी कि छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। 18 भी इम्पोर्टेंट है, 18 नोट कर लीजिए। 18 में क्या है? तो ये है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा जब लागू हुआ है तो उसके पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले जब आप जाएंगे यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले अगर आप जाते हैं तो हमारा देश तो गुलाम था। किसका गुलाम था? तो अंग्रेज़ों का था। तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि कुछ भारतीयों को उनको खुश करने के लिए, क्योंकि सबका जीवन स्तर एक समान होता नहीं था, कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो जो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे रुपये पैसे से, तो वो लोग अंग्रेज़ों को काफ़ी हेल्प करते थे उनके रूल में, उनके शासन सत्ता में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि उपाधि दे देती थी। जैसे मान लीजिए कि राय बहादुर राय बहादुर की उपाधि हो गई, ठीक है, राजा की उपाधि हो गई, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसे उपाधियाँ होती थी जो अंग्रेज़ उनको खुश करने के लिए दे देते थे, बल्कि बदले में ये लोग भी अंग्रेज़ों को खुश करते थे, ठीक है। तो दोनों तरफ से व्यवहार समान चलता रहता था। तो जब देश जब आज़ाद जब हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 में साफ साफ एकदम लिख दिया गया था कि हम इसमें उपाधियों का अंत करेंगे, यानी कि अब कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, अपवाद है यहाँ पर, कि अगर कोई एकेडमिक अगर उपाधि है, ठीक है, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, आईपीएस हो गए या एसआई हो गए, ठीक है, या डॉक्टर हो गए। अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो भी आप डॉक्टर लगा सकते हैं, और अगर आपने मेडिकल साइंस में कुछ कर रखा है तो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, ये अगर आपने कर लिया है तो आप डॉक्टर की उपाधि आप धारण कर सकते हैं। यानी कि एकेडमिक फील्ड का मतलब मान्य था, अभी भी मान्य है मतलब, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो भी हमारे सेना के द्वारा जो उपाधि जो दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, मेजर जनरल हो गया, ये सारी उपाधियों को आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई विदेशी राज्य अगर आपको कोई उपाधि अगर देता भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसको स्वीकार करना होगा। अगर राष्ट्रपति महोदय कह देते हैं तो आप धारण कर सकते हैं, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना, एक तो आपको एकेडमिक वाला मान्य होगा,
फिर मिलिट्री वाला मान्य होगा, ठीक है। और तीसरा क्या चीज़ है कि अगर आपको कोई विदेशी व्यक्ति, अगर आप विदेशी राज्य से अगर आपको कोई उपाधि मिलता है तो आपको सीधे सीधे प्रेसिडेंट से आपको मतलब उसका कहना पड़ेगा कि सर हम उपाधि लेना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। आगे है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 जो है हमारा वो अब ये दूसरे पार्ट में आ जाएगा, इसको लिख लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 90 है, 20 है, 21, 22। ऐसा दोस्तों कि इसको मैं आपको मतलब अगले भाग में जो इसका देखिए, अगला भाग तो लाना ही है, ठीक है। अगला भाग जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, इन सब के बारे में भी कल बात करेंगे, और आर्टिकल 32 को भी हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। एक ही लाइन का है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको स्टार्ट करने का मतलब कि कम से कम 15-20 मिनट, 15 मिनट से कम नहीं लगेगा इसको समझाने में, ठीक है। तो आज स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा, तो ऐसा है कि इसको हम अगले भाग में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार दोस्तों।